चलिए तो लेट्स स्टार्ट। योग फिलोसफी, योग पवन दीक्षित, योग दर्शन। टुडेज टॉपिक इज योग दर्शन। इसके मेन जो टेक्स्ट है वो है योग सूत्र। महर्षि पतंजलि इज द फाउंडर। और ये जो योग सूत्र है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज 8 लिम्स ऑफ पतंजल योग सूत्र। उसी को पतंजलि ने जो बुक लिखी हुई है योग सूत्र, उसी को पतंजल योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अभी हम योगा को समझ लेते हैं पहले। नाउ डेज योगा इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ऐसे बोल सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप किसी को बोलोगे कि हम जिम नहीं, हम तो योग करते हैं, तो वो योग नहीं, योगा बोलते हैं सब लोग। योगा योग नहीं बोलता, जबकि सही वर्ड योग ही है। योगा कैसे हो गया बताती हूँ। इंग्लिश में जब हम योग लिखते हैं ना तो YOGA लिखते हैं, उसकी वजह से वो योगा हो गया। हम योगा करते हैं, हम योगा करते हैं, जबकि योगा हिंदी का कोई वर्ड है ही नहीं और वो पूरी करेक्ट नहीं है वर्ड। वो इंग्लिश में लिखने के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है। सही वर्ड योग है, क्योंकि योग वर्ड का मीनिंग है टू यूनाइट, टू कनेक्ट, टू ज्वाइन, जुड़ना, दो चीजों का जुड़ना। योगा वर्ड का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए योगा वर्ड सही नहीं है, योग वर्ड करेक्ट है। तो योग को आज के टाइम पे कैसे कंसीडर किया जाता है कि एक्सरसाइज का तरीका, जिसमें कि आसन होते हैं। आसन, जिसमें कि अगर आप आसन कर रहे हो मतलब आप योगा कर रहे हो। अगर आप फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हो दैट मीन्स आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आज के टाइम पे योगा को एक डिफरेंट ही चीज समझा जाता है कि एक्सरसाइज करने का तरीका, बॉडी को फिट रखने का तरीका, जबकि योग इससे कहीं ज्यादा है। इसका जो मीनिंग है ना वो बियॉन्ड दैट वर्ड के एक्सरसाइज इससे ज्यादा है। मतलब कनेक्ट करना। हम आसन करके किसको कनेक्ट करते हैं? अपने बॉडी और माइंड को। क्यों? क्योंकि आसन तब तक कंप्लीट नहीं होता, कोई भी आसन। अगर आप आसन कर रहे हो और उस टाइम पे आपका मन कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंड कहीं और, आपकी बॉडी कुछ और परफॉर्म कर रही है, तो वो योग नहीं है। बॉडी माइंड को कनेक्ट करके जो किया जाता है वो ही योग है। इसलिए बोला जाता है कि जो आसन आप कर रहे हैं उसी में रहिए। अब एक सिंपल आसन का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। भुजंगासन सभी को पता है, सभी को पता होगा आज के टाइम पे, क्योंकि अब लोग जनरली सभी लोग करते भी होंगे योगा प्रैक्टिस, और नहीं भी करते तो उन्होंने सभी ने देखा हुआ है नेट में, पिक्चर्स में वगैरह। भुजंगासन, तो भुजंगासन में हमारा पोजीशन कैसे होता है? तो वो पोजीशन में हमारी स्पाइन पे कर्व फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक कर्व फॉर्म हो जाता है। अगर हम वो आसन करते टाइम दूसरी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपना दिन भर का प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन आपका फोकस उस टाइम कहाँ होना चाहिए था? आपकी स्पाइन पे, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर आ रहा है। लोअर बैक पे प्रेशर आता है भुजंगासन की पोजीशन में। जो पूर्ण भुजंगासन करते हैं ना, तो लोअर बैक पे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको प्रेशर आएगा। आपका आसन अगर 30 सेकंड का है तो आपका 30 सेकंड का अवेयरनेस उसी पॉइंट पे रहेगा, तो वो योग है। अगर आप उस टाइम पे कुछ और सोच रहे हो तो वो योग नहीं है, वो एक एक्सरसाइज का तरीका है, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि अभी आप योगा के स्टूडेंट हो तो आपको योगा को ही पहले डीपली समझना जरूरी है, बाकी सब चीजें तो साइड में है। ठीक है, तो योग वर्ड का मीनिंग पहले समझेंगे। आपसे कोई पूछता है आप योग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि योग मतलब होता क्या है। बॉडी और माइंड का कनेक्शन। हठ योगा में बोला गया है बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्शन। योग फिलोसफी में, मतलब योग सूत्र में बोला गया है बॉडी माइंड, वहां पे सोल को भी कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये है कनेक्शन, कहीं ना कहीं यूनिटी। अकॉर्डिंग टू द योग द लॉर्ड और ईश्वर इज पुरुष विशेष। अब इसमें जो डिफरेंट बात सांख्य फिलोसफी से वो समझ लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सांख्य फिलोसफी से अलग है। जब हम सांख्य को, अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि सांख्य और योग में डिफरेंस क्या है, तो एक केवल और केवल एक ही डिफरेंस है, इसमें ईश्वर है, ईश्वर का कंसेप्ट है, उसमें ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है। यही दोनों को डिफरेंशिएट करती है, ये चीज ईश्वर का होना डिफरेंशिएट करता है। तो सांख्य फिलोसफी में आपको पता है कि दो मेन प्राइम एलिमेंट्स कौन कौन से बताए गए थे? नाइस, पुरुष और प्रकृति। सभी को आंसर पता है, सबके फेस बता रहे हैं कि सर लगभग सभी को आंसर पता है, अच्छी बात है। तो पुरुष और प्रकृति की बात हुई है, वहां पे किसी ईश्वर की बात नहीं। पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि बनी, हम बने, कहने का मतलब ये है। बट योग फिलोसफी, योग दर्शन बोलता है कि ईश्वर ही सबसे ऊपर है, प्राइम एलिमेंट ईश्वर है। तो ईश्वर की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है? पुरुष वर्ड से ही दी। क्यों दी? बिकॉज वो सांख्य फिलोसफी की फ्रेंड है ना, तो सांख्य फिलोसफी को नाराज नहीं कर सकते, तो उनका पुरुष वर्ड से ही डेफिनेशन दिया है कि पुरुष विशेष ईश्वर है, एक विशेष टाइप का पुरुष ईश्वर है। दैट मीन्स, अब समझो एक पेपर का मैंने टुकड़ा लिया, ठीक है,
ये पेपर का मैंने पीस लिया, अब इसको मैंने काफ़ी सारे छोटे-छोटे पीसेस कर दिए, छोटे-छोटे पीसेस कर दिए। अब जो सबसे बड़ा वाला पीस है, वो है ईश्वर, और जो छोटे-छोटे पीस मैंने नीचे बिखेर दिए, वो है हम सब की आत्माएँ। दैट मीन्स वो किसका अंश है? इसी बड़े वाले पीस का अंश है। लेकिन ये तो नहीं है ना, क्यों नहीं है ये? ये क्यों नहीं है? इस पे किसी बॉडी का लेयर नहीं है। वो इन सब से अलग है। हमारे ऊपर प्रकृति का एक जो लेयर, प्रकृति मतलब बॉडी, प्रकृति मतलब बॉडी, और आत्मा मतलब पुरुष, समझ रहे हो ना? हमारे ऊपर तो प्रकृति का लेयर आ गया, इसलिए हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए। हम पार्टीज, हमको जो भी, पार्टीज तो एक नॉर्मल वर्ड है, हम दिन भर में जो भी चीजें कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड हैं, ठीक है ना? लेकिन वो जो जिसका हम अंश है, वो तो किसी चीज से अटैच नहीं है, वो तो दुख, सुख, क्लेश, कर्म, सब चीजों से रहित है वो। इसलिए बोला जाता है पुरुष विशेष, मतलब आत्मा तो है पर विशेष टाइप की आत्मा है, इसलिए उसको पुरुष विशेष नाम दिया गया है। इसमें योग फिलोसफी में, योग फिलोसफी में ईश्वर का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है। अभी आगे पढ़ेंगे हम उनके बारे में, अभी जस्ट पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। हु इज अनअफेक्टेड अनटच्ड बाय क्लेशा एंड कर्मा। क्लेशा मतलब दुखों से रहित है, उसको किसी टाइप का दुख नहीं है। जो हमको दुख है, क्योंकि हम संसार में आ गए ना, आत्मा हमारी संसार में आ गई, उसको बॉडी मिल गई, दुख भी होने लगे, बहुत टाइप के अटैचमेंट भी होने लगे, इच्छाएं भी होने लगी। बट जो हम जिसके अंश है, उसको ऐसा कुछ नहीं है, वो इन सब से रहित है, अनटच्ड है। द प्रेजेंस ऑफ ईश्वर मेक योग एंड सांख्य डिस्टिंक्ट। ये इसी का, ईश्वर का प्रेजेंस ही दोनों को डिफरेंशिएट करता है। हैंड डाउन किया कर लीजिए, रेज किया था ना, जब मैं बोलूंगी तो फिर से हैंड रेज कर दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो। डेफिनेशन ऑफ योगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम योग सूत्र को पढ़ रहे हैं या योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। योग का डेफिनेशन अगर आपको भी कोई पूछता है, महर्षि पतंजलि या योग सूत्र के अकॉर्डिंग या पातंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग, योग का डेफिनेशन क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति, इस वर्ड को समझेंगे अभी। चित्त की वृत्तियां मतलब चित्त में जो भी विचार, सिंपल से वर्ड से समझिए, चित्त में मन में आने वाले विचार ही चित्त की वृत्तियां हैं, ठीक है? तो उनका निरोध पूरी तरह से, निरोध मीन्स रिमूवल, रिमूवल कंप्लीटली हो जाना ही योग है। तो आपको लगता है कि किसी का पॉसिबल है पूरी तरह से विचार रहित हो जाना? नहीं पॉसिबल है, कोई भी नहीं हो सकता। शायद बहुत पहुंचे हुए भी लोग भी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे समझो आपके दिन भर में आपके माइंड में 1000 थॉट आते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो 1000 का 500 होना पॉसिबल है, 500 का 300 होना पॉसिबल है, बट 100 पे आना मतलब बहुत पहुंचे हो जाना, और जीरो हो जाना तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उनका बोलना है तभी योग होगा जब आपके पूरी तरह से विचारों से आप रहित हो जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन माइंड में आपके ये आ सकता है, सिर्फ विचारों से रहित होना क्यों है? जब हम संसार में, तो विचार तो आएंगे, तो विचार आएंगे, बट उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस, अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि विचार धीरे धीरे कम हो जाए। अब तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्यों तो मतलब मोक्ष के लिए, बट मीन्स हम इसलिए क्यों का क्वेश्चन आ सकता है कि विचार तो अच्छे भी होते हैं ना। विचार तो खराब, खराब वालों का तो मान लोगे आप जल्दी से कि हाँ खराब विचार तो नहीं आना चाहिए, वो हमारा माइंड पूरा अपसेट कर देते हैं, बट अच्छे विचार क्यों नहीं आना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग खराबों के साथ में अच्छे विचारों का भी रिमूवल जरूरी है, बिकॉज वो हमको फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैच्ड ही रखते हैं, हमको उससे डिटैच नहीं होने देते अच्छे विचार। जैसे कि अच्छा कुछ हो गया, आपने कुछ अच्छी चीजें खरीदी, घर में आपने बहुत सारा मेहनत की, आपका बहुत टाइम का एक ड्रीम था कि मैं एक अच्छी कार खरीदूं, मैं अच्छा फ्लैट खरीदूं, हर किसी का ड्रीम होता है लाइफ में, कुछ गोल होता है कि मैं अपने खुद की सेविंग से मैं एक फ्लैट लूं, मैं कुछ कार खरीद लूं, या मैं कुछ और अचीव कर लूं, हो गया अचीव, तो कभी कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हो गए, आप उसमें रहने के लिए आगे आपका मन करेगा कि मैं इस अच्छे से, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैं यहाँ इसको छोड़ के चले जाऊँ, नहीं होगा। मतलब अच्छी चीजें भी हमको अटैच ही कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो दैट मीन्स सारे टाइप के विचारों का रिमूवल ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध। डेफिनेशन अगर मांगी गई तो आपको ये सूत्र लिखना है, एक आधा सूत्र तो याद कर लीजिए। ज्यादा सूत्र, ज्यादा श्लोकास आप याद नहीं रख पाओगे एग्जाम में, बट जो मेन है वो याद रहने चाहिए। जैसे कि ये योग फिलोसफी का एक मेन सूत्र है, अगर डेफिनेशन आती तो सूत्र लिखेंगे, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप समझेंगे, आपने वृत्ति समझ लिया, वृत्ति का मतलब विचार, निरोध का मतलब रिमूवल। अब एक और वर्ड हुआ है चित्त, यूज हुआ है एक और वर्ड चित्त। चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मतलब क्या? चित्त मतलब माइंड।
जैसे मैंने कई बार बोला कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड संस्कृत के वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता, वैसे ही चित्त वर्ड का मीनिंग माइंड नहीं देता। हम समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं। इट इज़, अब चित्त को समझ लेते हैं। माइंड मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे ब्रेन जो होता है वही माइंड है, बट महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग चित्त का मतलब बहुत डीप है। कैसे है? मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोग को लास्ट टाइम, बैंक वाला जो एग्जांपल था, आप लोगों को किसी को याद होगा। जैसे कि चित्त होता है बैकग्राउंड ऑफ द माइंड, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड ऑफ द माइंड, उसमें सारे विचार चलते हैं, कहने का मतलब है उनके। इट इज़ लाइक अ लेक, जैसे कि एक लेक है, ये सी है, समुद्र है, एकदम शांत। आप वहाँ खड़े हुए हो, सोचो कि आप समुद्र के पास खड़े हो और कोई हवा नहीं चल रही, एकदम शांत है, आपका मन भी वैसे ही शांत, आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही हवा चलना स्टार्ट हुई तो उसमें वेव्स आने लगे, बड़े बड़े वेव्स। और वो वेव्स क्या होते हैं, आपके पैर तक आ जाते हैं, आपको पूरा टच करके वापस चले जाते हैं। तो जब जो शांत समुद्र था, जो पानी का एकदम वाटर था, वो था आपका चित्त, मतलब आपका मन। शांत मन समुद्र के पानी की तरह या लेक के वाटर की तरह होता है। बट जब उसमें विचार आने शुरू होते हैं तो वही वृत्तियां हैं। जैसे आप एकदम शांत बैठे थे, एक कॉल आ गया आपको, ऑफिस से कॉल आ गया, समझो कह रहे आपने तो उस फाइल में सारा कुछ रॉन्ग कर रखा है। कितने सारे विचार एक साथ आपके मन में स्टार्ट हो गए, अरे मैंने तो ठीक किया था, फिर उस दिन क्या हुआ था, फिर मैं किससे बात कर रही थी, क्या उस टाइम पे मेरे हाथ से कुछ मिस्टेक हो गई। तो कितने सारे विचारों का एक सीरीज चलने लगा आपके माइंड में। तो पहले था आपका मन शांत, उसके बाद जो थॉट वेव्स आने लगे, दैट इज वृत्ति, उनको बोलते हैं वृत्ति। अब ये तो हुई खराब, उनमें कुछ अच्छी भी वृत्तियां होंगी कि नहीं, आपको फिर याद है नहीं मैंने काम परफेक्ट किया था, इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो वो खराब विचार धीरे से आपका माइंड में अच्छी वृत्ति, अच्छे विचारों में बदल गया कि आप कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं मेरा काम परफेक्ट था, मैं जाके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो खराब विचार भी आए, अच्छे भी आए। ये हुई वृत्ति। क्यों अच्छा बोला गया है वृत्ति को, क्यों खराब बोला गया है? वृत्तयः पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्टा, ये एक सूत्र है वृत्तियों के लिए, मतलब विचारों के लिए। वृत्तयः पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्टा, दो टाइप की वृत्तियां हमारे मन में होती हैं, मतलब दो टाइप के विचार होते हैं। इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अच्छी खराब। अच्छी खराब जिनको रिमूवल की जरूरत है, रिमूवल की दोनों को जरूरत है। जो हमको परेशान या दुखी करती हैं, ऐसे बोल सकते हो, क्लिष्टा अक्लिष्टा। फिर एंड में फिर इनको दो को पांच में बताया गया, पांच टाइप की होती है, मतलब जो पांच है ना वो सब दो दो टाइप की होती है, समझ सकते हो? क्लियर? बेसिकली वृत्तियां या विचार दो टाइप के हैं, बट वो पांच टाइप के हैं, मतलब पांचों दो दो टाइप के हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उन पे चलते हैं कि पांच कौन कौन से टाइप की है, उनका नाम लिख लीजिए। मैंने ना इनके पीडीएफ आपको शेयर किए हुए हैं वैसे, तो इसको छोड़िए, पहले पहले चित्त वर्ड को लिख लीजिए कि पांचों टाइप की, पहले अक्लिष्टा अक्लिष्टा दो टाइप की एंड देन पांच। चित्त वर्ड को समझिए। चित्त वर्ड को उन्होंने कैसे बताया, तीन फॉर्म्स कौन सी है चित्त की। उन्होंने बोला कि हमारा चित्त जो है वो बैकग्राउंड ऑफ द माइंड है, उसमें विचार चलते हैं। ठीक है, अब चित्त के उन्होंने तीन क्या बोलना चाहिए, चित्त के तीन ये बताए, मतलब तीन पार्ट में चित्त में काम होता है। तीन फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मनस बुद्धि अहंकार, ये तीन पार्ट में काम होता है। जैसे कि आपके किचन में ना, एक जगह पे आप चॉपिंग करते हो, थोड़ा पास में आपका गैस स्टोव रखा हो, वहां पे आप फ्राई करते हो, और फिर एक थोड़ा उससे अलग प्लेस पे आपके यूटेंसिल्स वगैरह रखे, वहां आप सर्व करते हो। तीन फेज हो गए, है तो किचन ही, तीन फेज हो गए, बट काम करने की डिफरेंट डिफरेंट जगह है। वैसे ही उन्होंने बताया कि चित्त तो एक ही है, मन तो एक ही है, जहाँ पे विचार आते हैं, बट उसमें तीन फेज में काम होता है। तो मनस क्या करता है, सोचने का काम करता है, विचार उसमें आते हैं मनस में। बुद्धि में विचार नहीं आते, बुद्धि तो डिसीजन देती है। हम बोलते हैं ना आपको बुद्धि है कि नहीं, कि आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि बुद्धि को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, बिकॉज डिसीजन लेना उसका काम था। डिसीजन लेना उसका काम था, बुद्धि डिसीजन लेती है। मनस मतलब माइंड, दैट मीन्स थिंकिंग फैकल्टी, उसको आप थिंकिंग फैकल्टी डिनोट कर सकते हो, वो थिंकिंग करने का काम करती है। जहाँ पे थॉट प्रोसेस इमोशंस डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज मनस और थिंकिंग फैकल्टी। एंड द सेकेंड वन इज महत, महत मतलब इंटेलिजेंस और बुद्धि, तीन नाम है, बुद्धि, महत, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो इंग्लिश का समझने के लिए है, महत दैट मीन्स डिसीजन फैकल्टी। ये जो फैकल्टी बता रही हूँ आप लोग को याद रखने के लिए, कि थिंकिंग फैकल्टी, डिसीजन फैकल्टी एंड रिएक्टिंग फैकल्टी, आपको याद जल्दी हो जाएगा, आपको पूरी इतनी सारी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। थिंकिंग, डिसीजन, रिएक्टिंग, बताती हूँ कैसे।
मनस हुआ, उसके बाद बुद्धि हुई, अब थर्ड आया बुद्धि जहाँ पे डिसीजन देने का काम होता है, और थर्ड आया अहंकार। मनस, बुद्धि, अहंकार। अहंकार मतलब रिएक्टिंग फैकल्टी, जो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग, जो बुद्धि ने डिसीजन दिया उसके अकॉर्डिंग। अब एक छोटे से एग्जांपल से इसको भी समझ लेते, तीनों तीनों फॉर्म्स को। आपने मार्केट गए, आपने कुछ अच्छा कुछ देखा, चलिए बहुत अच्छा ड्रेस देखा, ठीक है, तो आपके सबसे पहले विचार कहाँ आएगा, मन में आएगा कि अरे वाह कितना अच्छा ड्रेस है, ये एक विचार हुआ है ना, विचार हुआ कि कितना अच्छा ड्रेस है। अब आपको लेना है या नहीं लेना है वो बुद्धि डिसाइड करेगी, बुद्धि बोलेगी ठीक है बट थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है, फिर एंड में उसने डिसाइड किया नहीं नहीं ले लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बुद्धि का काम हुआ, ये दोनों काम बुद्धि के हुए। विचार पहले आया, विचार ने अपना काम कर दिया, मतलब किसने काम किया, मनस ने। फिर बुद्धि ने अपना काम किया, फाइनली ले लो। उसके बाद अब आप जाके शॉप में वो परचेज करोगे, वो कौन करेगा, नाम बताइए कौन करेगा। तीनों मैंने नाम बता दिया, आपको बताना है केवल कि थर्ड वाला जो प्रोसीजर है वो कौन कर रहा है, रिएक्ट कौन कर रहा है, मीन्स बताइए। इतना सोचने का कुछ, हाँ यस, अहंकार। हाँ, अहंकार, अहंकार रिएक्टिंग फैकल्टी है ना। मतलब हम इतनी बड़ी जो बॉडी में जो लेने जो रिएक्ट करने का काम कौन करता है, वो भी महर्षि पतंजलि बता गए हमको कि आप जो बॉडी है ना इसमें सबके काम डिसाइडेड है। जैसे घर में होते हैं ना डिसाइडेड कि मेड आएगी तो वो बर्तन का काम करेगी, दूसरी मेड आएगी वो झाड़ू लगाने का काम करेगी, एक कुकिंग का काम करेगी, सब काम सब हो रहे हैं लेकिन सब काम डिसाइडेड है कि कौन किस काम को करेगा। वैसे ही हमारी बॉडी में डिसाइडेड है कि डिसीजन कौन लेगा, रिएक्ट कौन करेगा, सोचेगा कौन। तो वो इसलिए महर्षि पतंजलि को एशियन टाइम का साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि उन्हें इसने डीपर लेवल तक स्टडी कर ली। अब सोचिए आजकल के साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स चलते हैं उनको वो समझते हैं, देन आपको बताते हैं कि उनका क्या सोल्यूशन है। महर्षि पतंजलि उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कैसे ब्रेन के अंदर जाके देख लिया कि कौन सा पार्ट डिसाइड कर रहा है, कौन सा पार्ट रिएक्ट कर रहा है। और इन बातों को आज एज इट इज माना जा रहा है, साइंटिस्ट मान रहे हैं रिसर्च कर करके। ठीक है ना, तो ये तीन फॉर्म्स हैं हमारे चित्त के। चित्त को समझना, योग फिलोसफी को समझो तो चित्त को समझना बहुत जरूरी है। प्रीति जी ले लीजिए, आपको क्या लेना है टेंशन मत लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो हम मतलब पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रखिए, बाकी कोई इशू नहीं है। अब आइए, चित्त समझ लिया, चित्त सभी को क्लियर हो गया ना, चित्त में कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में, चित्त के तीनों फॉर्म समझ ली। अब आए चित्त भूमि। भूमि, चित्त समझ गया, बैकग्राउंड ऑफ द माइंड। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, भारती जी माइक अनम्यूट हुआ है, वो माइक डिस्टर्बेंस करने लगता है। हाँ अभी ठीक है। तो चित्त के लिए सिंगल वर्ड में आपको डिफाइन करना होगा तो बैकग्राउंड ऑफ द माइंड, जिसमें हमारे विचारों का और बाकी सी कुछ चीजें चलती हैं, डिसीजन चलता है, रिएक्शन रिएक्टिंग जो फैकल्टी है वो भी सब वही है। अब आएंगे चित्त भूमि पर। चित्त भूमि, दीज जो फ्लक्चुएशंस, मतलब जो वृत्तियां, जो विचार जिस पे आते हैं, चित्त पे विचार आ रहे हैं, क्लियर है ना, मन में विचार आ रहे हैं, क्लियर है। बट वो विचार जब आते हैं तो हमारा चित्त एक ही तरह की स्टेट में नहीं रहता, अलग अलग स्टेट में होता है। ठीक है, अभी समझ जाओगे, एग्जाम्पल के बाद एकदम क्लियर होगा। जैसे कि मैंने अभी कल बोला था पायल जी को, तो पायल जी को मेरा बात समझ में आ रही थी, आज उनको समझ में नहीं आ रहा, आज उनको बोर सा हो रहा है, आज कुछ ऐसी बातें होगी दिन भर के उनको मन सारा उधर ही है, डिस्टर्ब है वो। तो अभी आपका मेंटल स्टेट कल से अलग है, ऐसे समझ जाओ, ये स्टेट है। चित्त भूमि मतलब माइंड का स्टेट, ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में, तो आपको इजीली समझ आएगा। संस्कृत के वर्ड कभी कभी थोड़ा सा हम लोगों ने पहली बार सुने होते हैं ना, थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अदरवाइज वो परफेक्ट है याद करने के लिए। तो जैसे कल उनका माइंड एकदम एक्टिव था, वो सुन पा रहे थे, जिससे कि आज थोड़ा सा इनएक्टिव सा इनर्शिया लग रहा है, मेंटल इनर्शिया, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में या समझ नहीं आ रहा। तो आज आपका स्टेट कुछ अलग है, आज आप थोड़ा फोकस्ड होते हो फिर आप उस बात पे चले जाते हो, पार्शियली फोकस्ड हो। तो ये होते हैं स्टेट, चित्त के स्टेट्स। चित्त के स्टेट्स को बोलते हैं चित्त भूमि। मतलब मन तो वही है, सी वाला वाटर, बट वो अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स होते हैं, देर आर 5 स्टेट्स ऑफ चित्त। चित्त भूमि जिनको बोलते हैं चित्त भूमि। हिंदी नाम बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसी नाम से बनेगा। आप इंग्लिश का नाम लिखो, अच्छी बात है, बट आपको संस्कृत वाले नाम याद रखने ही है। तुषार जी, सोनू जी, जिनके भी माइक वीडियो ऑफ है, सब समझ पा रहे हैं, हैंड रेज कर दीजिए जिनके वीडियो ऑफ है। कल्याणी जी, राजकुमार, मीठा जी, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो 5 चित्त भूमियां हैं। पहली है क्षिप्त,
इंग्लिश में लिखेंगे KSHIPTA, और हिंदी में लिखेंगे तो जैसे क्षिप्त क्षिप्त लिखते हैं वैसे। इसका पीपीटी या पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया, आप उसमें मिल जाएगा। अरे हाँ, कुछ बोले आपने? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए आप, बाद में जब मैं पूछूंगी तब फिर से रेज कर दीजिएगा। तो पहला है क्षिप्त। जो मैंने पीडीएफ भेजे हैं उनकी हेल्प लीजिए नोट्स बनाने में। आज एक बहुत अच्छा पीडीएफ भेजा है मैंने आनंद योगी भवनानी का, बहुत अच्छा है वो रिसर्च के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं वो योग सूत्र को। तो वो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से नोट्स के लिए रेडी कर सकते हैं वहाँ से। तो पहला हुआ शिफ्ट। इसको अगर सिंपल लाइन में समझेंगे तो मोस्ट फिकल स्टेट ऑफ माइंड, फिकल स्टेट, जिसमें मन एक जगह पे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। अभी आप क्लास में हो, एक सेकंड बाद आप किचन में हो आए, क्या बनाना है, एक सेकंड में बच्चों की आवाज़ आ गई तो आपने उनको कुछ आंसर कर दिया, एक सेकंड में आप मार्केट घूम आए, मतलब एक थोड़ी थोड़ी देर में आप इधर उधर खुद को एक जगह पे नहीं रख पा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, मोस्ट फिकल स्टेट है ये शिफ्ट। एंड द सेकेंड वन इज मूड, मूड दैट इज डल और लिथर्जिक स्टेट। पहले वाली तो शिफ्ट थी पूरी तरह से फिकल थे, आप कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे एक जगह पे कुछ देर के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहे थे। दूसरा वाला है लेथर्जिक, दैट मीन्स डल और लेजी स्टेट। ये ऐसे लेजीनेस होता है इस स्टेट में, मतलब ना ही हमको चीज़ें समझ आती है ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, एकदम इनर्शिया होता है, मेंटल इनर्शिया। थर्ड वन इज विक्षिप्त। देखो मैं आपको सिंगल सिंगल लाइन में आपको समझा रही हूँ कंसेप्ट को, आपको उसको नोट्स बनाते टाइम 4 to 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जब हमको मीनिंग पता होता है ना तो हमको नोट्स बनाने में मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि हमको सब पता है कि हम क्या लिख रहे हैं। लेकिन जब पता नहीं होता ना तो बड़ा बोरिंग काम लगता है नोट्स बनाना। तो समझ आ रहा है तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज विक्षिप्त, दैट मीन्स पार्शियली फोकस्ड माइंड। मीन्स फोकस तो है बट पार्शियली है, थोड़ा फोकस होता है क्लास पे फिर मन भटक जाता है, फिर थोड़ा हम फोकस करने की कोशिश करते हैं फिर मन भटक जाता है। एंड द फोर्थ वन इज एकाग्र। अब हम धीरे धीरे अच्छी स्टेट में आ रहे हैं, ये आप नोटिस कीजिएगा। स्टार्टिंग में हम शिफ्ट थे, मतलब फिकल थे, उसके बाद हम थोड़े लेथर्जी में आए, थर्ड में हम पार्शियली फोकस्ड हुए, चौथे में हम वन पॉइंटेड हो गए। वन पॉइंटेड मतलब हमारा माइंड एक पॉइंट पे फोकस होने लगा, जैसे आप अभी हो क्लास में पूरी तरह से अटेंटिव हो, एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो आप अभी एकाग्र स्टेट में हो। ठीक है, तो वन पॉइंटेड माइंड इज एकाग्र। एंड द फिफ्थ वन इज निरुद्ध। निरुद्ध मतलब फुल्ली फोकस्ड माइंड, या इसको बोल सकते हैं अब्सॉर्ब्ड माइंड। जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, मेडिटेशन के बाद एक ऐसी स्टेट आ जाती है जो कंटिन्यूस मेडिटेशन, जो समाधि लग जाती है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि वो निरुद्ध स्टेट होती है। उसमें वो पर्सन, वो ऑब्जेक्ट, समझिए आप कैंडल पे कर रहे हो, कैंडल रखा है आपने सामने और आप कैंडल पे मेडिटेशन कर रहे हो या दिए पे कर रहे हो समझो आप। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन कर रहे हो, मेरे सामने वो ऑब्जेक्ट है और मैं लगातार उसको देख रही हूँ। त्राटका सुना है किसी ने? त्राटका सुना है? तो त्राटका में आप सब करते हैं, हम दिए पे या फिर इस पे करते हैं, कैंडल पे, है ना, मतलब अग्नि पे। वो सूर्य त्राटक भी होता है, चंद्र त्राटक भी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस पे ही करेंगे। त्राटक मतलब कंटिन्यूस गेजिंग, किसी चीज को कंटिन्यूसली देखते रहना। तो जब त्राटका होता है ना तो समझो आप, मैं एक कैंडल पे त्राटक कर रही हूँ, मेरे 1 मीटर डिस्टेंस पे वो चीज़ रखी हुई है। लगातार जब मैं उसको देखते रहूंगी, लगातार देखते ही रहूंगी, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैं और ऑब्जेक्ट एक हो जाएंगे, मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट में मर्ज हो गई, पूरा एक हो गए हम। वो स्टेट हम लोग को तो अचीव नहीं होगी, बट जो समाधि जिनको मिलती है वो लोग की वही स्टेट आ जाती है, वो लोग उस चीज़ में मर्ज हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो निरुद्ध स्टेट है ना, ये उनकी होती है। अब जो स्टार्टिंग के 3 स्टेट थे, हम लोग जो नॉर्मल पर्सन है सभी, वो स्टार्टिंग के 3 फेजेस में ही इधर-उधर, इधर-उधर होते रहते हैं, दिन भर में। चौथी वाली स्टेट हमारी नहीं आ पाती, वो तब आती है जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनकी चौथी वाली स्टेट को वो एक्सपीरियंस करते होंगे। अदरवाइज हम 3 स्टेट में इधर-उधर होते हैं, थोड़ा विक्षिप्त शिफ्ट में चले जाते हैं, मूड में आते हैं, विक्षिप्त में आ जाते हैं, फिर शुभ दो, बस 2-3 में चलते रहते हैं। कभी बहुत गुस्से में भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो एक जगह पे टिकता ही नहीं है माइंड में, ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, पूरी तरह से हम शिफ्ट में रहते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 में ही हम रहते हैं। चौथे वाले में आने का ट्राई करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करके। आसन वगैरह करेंगे, फ़ोकस के साथ करेंगे, तो चौथी स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाएँगे।
ये हुई चित्त भूमिया। हमने दो चीजें, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़े, चित्त चित्त भूमि। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ से। और हमने योग का मीनिंग भी पढ़ा, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा, चित्त पढ़ा, चित्त के स्टेट पढ़े। अब पढ़ते हैं हम चित्त वृत्तियां पढ़ लेते हैं अभी। चित्त वृत्ति, थॉट वेव्स, जो माइंड में आने विचार हैं, मन में आने वाले जो विचार हैं, उनको महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग वृत्तियां कहा गया है और उनका रिमूवल जरूरी है। उसी के लिए उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग बताया। तो ये कौन कौन सी वृत्तियां हैं जो हमारे मन में आती हैं? इट इज लाइक थॉट वेव्स, मतलब जैसे शांत बताता है चित्त, उसके ऊपर जो कंटिन्यूस आते रहेंगे, चले जाएंगे ऐसे विचार। ऐसे हमारे मन में भी कोई विचार आके टिकता नहीं है ना, चले जाता है थोड़ी देर, फिर दूसरे को भेज देता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप की हैं, इनके नाम लिख लीजिए। प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण मीन्स इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हाँ, करेक्ट मीनिंग नहीं देता। प्रमाण को बोल सकते हो करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। दूसरा है विपर्य, इंग्लिश में अगर लिख रहे होंगे तो VIPARYAY ऐसे लिख लीजिए, विपर्य। मतलब ये हुआ रॉन्ग नॉलेज। थर्ड इज विकल्प, थर्ड इज विकल्प, विकल्प का मतलब है कल्पना, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, कल्पना करना, कल्पना, इमेजिनेशन। तो वो हुआ तीसरा विकल्प। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। चौथा है निद्रा। निद्रा मतलब आपको पता ही है, निद्रा मतलब स्लीप, निद्रा मतलब स्लीप। अब ये कैसे वृत्तियां हैं वो हम समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निद्रा मीन्स स्लीप। एंड द फिफ्थ वन इज मेमोरी, मतलब सॉरी, स्मृति लिखिए उसको, संस्कृत वर्ड स्मृति। याद भी आपको, लर्न भी वैसे ही करना है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ऐसे सीक्वेंस में याद कर लीजिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो इसी सीक्वेंस में याद कीजिए। जो निद्रा विकल्प का बताया था इमेजिनेशन, निद्रा का स्लीप, स्मृति मतलब मेमोरी। तो मतलब हमारे मन में जो विचार आते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने ये बता दिया जितने टाइप के हम विचार दिन भर में सोचते हैं वो इन 5 कैटेगरी के ही होते हैं, इसके बाद छठवीं कैटेगरी नहीं है आपके विचारों की। कितनी बड़ी बात है किसी के लिए इतना पता लगा के देना। हमको क्या पता आपके माइंड में क्या क्या विचार आते हैं, उन्होंने बता दिया जितने भी ह्यूमंस हैं उनके मन में इस 5 कैटेगरी के विचार ही आते हैं। पहला होता है प्रमाण, मतलब करेक्ट नॉलेज से आने वाला विचार, जो आपको पता है ये चीज हुई है, उससे रिलेटेड जो आप सोचते हो। जैसे समझिए कल एक घर में कुछ इंसिडेंट हुआ, किसी में कुछ दो दो बातें हुई या अच्छा कुछ हुआ, समझिए कुछ घर में फंक्शन था, तो आप उसके बारे में जो सोचोगे एक करेक्ट नॉलेज था ना, आपने देखा अपने आंखों के सामने ये चीज हुई है, उसके बारे में आप सालों सोचते रहोगे, हाँ ये प्रोग्राम हुआ था, ये ऐसे हुआ, ये आए थे, वो आए थे, वो हो गया। दूसरा वेपर है, मतलब रॉन्ग नॉलेज, कुछ चीज हुई नहीं है बट आप आपको उसका सही से नॉलेज नहीं है वो चीज हुई या नहीं हुई, तो आप ऐसे टाइप के जब विचार आते हैं वो हुआ विपर्य। तीसरा विकल्प, मतलब कल्पना करके, इमेजिनेशन करके कुछ विचार आते हैं। हम जैसे समझो कुछ फ्रेंड्स चले गए साथ में पार्टी वार्टी करने, आप जाने वाले थे, आपके घर पेरेंट्स ने मना कर दिया टाइम पे, अब आप जो कल्पना करके दुखी हो रहे हो, अरे ये तो बड़े मजे कर रहे होंगे, मैं तो जा ही नहीं पाई। तो जो इमेजिनेशन में दुखी होते बेचारे, वो पता चला कि दो नेक्स्ट डे के वो लोग भी नहीं गए थे, लेकिन आपने इमेजिनेशन करके आप दुखी हो लिए, पता चला उन्होंने भी कैंसिल कर दिया आपकी वजह से, लेकिन आप पूरी रात वही सोचते रहे, अरे मुझे नहीं पूछा, उसने भी नहीं पूछा, इसने भी नहीं पूछा। इस टाइप की कोई भी कल्पना, ये जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी इमेजिनेशन करके दुखी होना, वो आता है किस कैटेगरी में? विकल्प की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा को स्मृति, निद्रा को क्यों वृत्ति बोला गया है? क्योंकि निद्रा भी ऐसे होती है कि वृत्ति के रूप में होती है। जैसे समझिए कभी हम मॉर्निंग उठते हैं, उठने के बाद हमको ऐसे लगता है ना कि नींद ही नहीं हुई प्रॉपर, सोए तो आप उतने ही बजे थे, उठे भी अपने टाइम पे, हो सकता है और 2 घंटा लेट उठे हो, लेकिन बोल रहे कि नींद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो निद्रा प्रॉपर नींद के जैसे नहीं थी, उसमें आपको सपने आ रहे थे, उसमें आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा था, थोड़ी सी आवाज से आपकी नींद खुल रही थी, या आप उठ के बैठे हुए थे, जो भी चीजें थी, तो वो एक वृत्ति भी है निद्रा। ठीक है, तो ये हुई निद्रा। एंड द फिफ्थ वन इज स्मृति। फिफ्थ वन इज स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी में अब समझो कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी मेमोरी से जुड़े होते हैं। अब आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज होंगी, उसमें कुछ अच्छी भी होंगी। अब यहाँ पे क्लिष्ट अक्लिष्ट वाली बात मैं अभी समझाऊंगी।
अब बचपन की कुछ मेमोरीज़ हैं, आपका एकदम बचपन का मतलब कम एज में कोई फ्रेंड था, थी, जो भी है, आपको उनसे रिलेटेड जो विचार आते हैं, पहले की, बचपन का समझिए, आज से 2 साल पहले, अभी से 6 महीने पहले, 1 घंटा पहले, वो भी मेमोरी हुआ ना, वो चीज़ हो चुकी है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब मेमोरी है वो आपकी। आपकी जो परमानेंट मेमोरी है, उसमें वो चीज़ चलेगी और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इतने टाइप के, इस टाइप के विचार हमको आते हैं, इनको बोला गया है वृत्ति। एक-एक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। जस्ट अ मिनट। नाम सभी ने लिख लिया है ना? बस आपको नाम याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ उनको माइंड में रखेंगे तो आप अब अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है योग फिलोसफी एक्चुअली। कितना हो गया? 43 हो गया। टाइम तो पता नहीं चलता है कैसे निकल जाता है, 45 मिनट्स तो। बट है, हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है तो हमको उसी के अंदर ही करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा ज़्यादा देर भी ले सकते हैं, बट बाकी किसी को प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो टाइम है ना इवनिंग का, सब लोग बिज़ी होते हैं। मैं और 10 मिनट ले सकती हूँ, कुछ इश्यू नहीं है। हाँ, ठीक है। जी, जी, जी। एक्चुअली क्या है, पता नहीं चलता है ना, सब लोग का टाइम ये इवनिंग वाला ऐसा होता है कि सब लोग बिज़ी होते हैं, तो एक फिक्स कर दिया कि भई 1 घंटे के लिए आप टाइम निकालो। अगर हम अपनी क्लास को 10 मिनट, 15 मिनट ऊपर जब बढ़ाएँगे तो ऐसा होगा कि इनका कुछ क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो एक एक मतलब एक डिसिप्लिन्ड इवनिंग का टाइम है इसलिए है। यही क्लास अगर दोपहर में हो रहा था तो शायद 10-15 मिनट ज़्यादा भी ले लें तो फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को लगता है। अ, एक सेकंड ना। प्रमाणों का भी आप लोगों के सिलेबस में है, वो भी पढ़ना है, बहुत अच्छा है प्रमाण भी। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ प्रमाण। प्रमाण को पढ़ते हैं। पहला हेडिंग डालिए प्रमाण। अगर आज तो होगा नहीं, वैसे भी 45 हो गया है। 8 बजे तक रखें सब लोग? 8 बजे तक रख सकते हैं ना? ठीक है, 8 तक रखते हैं। इतना फिक्स कर लेते हैं। है ना? 1 घंटा तो सब लोग, अब 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। पहला है करेक्ट नॉलेज मतलब प्रमाण। प्रमाण मीन्स आपने सुना होगा वर्ड, प्रमाण मतलब प्रूफ होता है, प्रूफ, एविडेंस जिसको बोलते हैं, वही है वर्ड। सिर्फ अपना एक्सप्लेनेशन महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, या लॉजिकल रीजनिंग भी जिसको बोल सकते हैं। इट इज अ साइंटिफिक, व्हेन वी यूज द वर्ड प्रमाण, प्रमाण मीन्स एविडेंस और प्रूफ। प्रूवन थ्योरीज इसमें आते हैं, जो चीज़ आपको पता है, हो चुकी है, वो सारे टाइप के विचार जो हैं, राइट, राइट नॉलेज से रिलेटेड। हाँ, गलत नॉलेज नहीं आएगा, जो करेक्ट ज्ञान आपको है उससे रिलेटेड विचार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगा और द वेदांत, इट इज राइट नॉलेज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन टू वंस आर बिलीफ। मतलब इसका एक श्लोका दिया हुआ है बहुत अच्छा योग सूत्र में। प्रत्यक्षानुगा नगमगाह प्रमाणानी, मतलब प्रत्यक्ष से हम जो देखते हैं अपनी आंखों से, उस चीज़ को देख के उसको फ़ील करना और उससे रिलेटेड जो विचार हमारे मन में आए उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और लाइक अब समझिए कि राइट नॉलेज, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था इसके बारे में। मैंने इसके बारे में राइट नॉलेज लिखवाया। तो राइट नॉलेज हमको किन-किन तरीकों से मिल सकता है वो बताया गया है प्रमाण में। करेक्ट नॉलेज, आपने समझो कि कोई चीज़ हो रही है तो आपको कैसे पता चलती है कि वो चीज़ हुई? कैसे पता चलता है? आपने आँखों से देखा तभी पता चलता है ना? तो इसमें आएँगे वो तरीके जिनके थ्रू आपको करेक्ट नॉलेज होती है। समझ में आ रहा है क्या ये? आ रहा है ना समझ? मेरे को समझ में कभी-कभी ऐसे में मेरे को लगता है मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा या नहीं, तो मैं रुक जाती हूँ। तो प्रमाण वर्ड का मतलब है करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज कैसे आएगा? तो उनके तरीके बताए हैं कि किन-किन तरीकों से हमको करेक्ट नॉलेज मिलती है। तो पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण के टाइप हैं। इनको इन डिटेल कब पढ़ेंगे? जब आपका वो टॉपिक कवर करवाऊँगी प्रमाण वाला। यहाँ पे तो मैं 2-2 लाइन में बस जस्ट आगे बढ़ जाऊँगी, बिकॉज़ अभी हम फिर मेन मुद्दे से भटक जाएँगे। व्हेन वी सी समथिंग, प्रत्यक्ष मतलब अपनी आँखों से हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो एक नॉलेज हुआ, उसको हम मानते हैं भई ये चीज़ सही है। ठीक है ना? व्हाट सीज़ टू बी ऑब्वियस, व्हाट सीज़ टू बी ऑब्वियस कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। मतलब किसी चीज़ को आँखों से देखना प्रत्यक्ष प्रमाण, इतना लिख लीजिए अभी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई हमको बोलता है उससे ज़्यादा हम बिलीव इस बात पे करते हैं ना, हम बोलते हैं ना मैंने तो अपनी आँखों से देखा नहीं तो मैं तो नहीं मान सकती। मतलब आँखों देखी हुई चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब अपने आँख खुद से देखा हुआ। अब दूसरा टाइप का प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अनुमान इज़ इन इन्फेरेंस, मतलब अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का।
बिकॉज द बॉडी दैट यू मेडिकल स्कूल। हाँ, तो इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, अनुमान प्रमाण। जैसे कि बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है, आपको पता है हॉस्पिटल में, तो पोस्टमार्टम किया जाता है, या समझो कभी किसी एक बॉडी को डिसेक्शन करके ये देखा गया कि हार्ट किस साइड में होता है। सबको पता है लेफ्ट में होता है, आप सबको पता है हार्ट किस साइड में होता है, बट किसी ने खोल के देखा है कि अपना हार्ट किस साइड में है? नहीं देखा। क्या ज़रूरत है हमको? डॉक्टर्स ने बता दिया ना हमको कि लेफ्ट में होता है, मान लिया हमने। तो हमने क्या हम क्यों? क्योंकि उन्होंने जब बॉडी को डिसेक्शन किया था, किसी बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तो वहाँ लेफ्ट साइड में हार्ट था, ह्यूमन की बॉडी थी। इसलिए मान लिया गया कि सारे ह्यूमन्स की बॉडी में लेफ्ट साइड में हार्ट होगा, ठीक है? तो ये अनुमान प्रमाण हुआ। अनुमान, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक ह्यूमन की में लेफ्ट में, मतलब सारे ह्यूमन्स की में लेफ्ट में, किसी के में राइट में नहीं होगा। तो हमको सबको अपना-अपना हार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा हार्ट राइट में तो नहीं है। तो ये हुआ सिंपल एग्ज़ाम्पल अनुमान प्रमाण का, कि अंदाज़ा लगाना कि एक का ऐसा है तो दूसरा भी वैसा ही होगा। क्लियर? ये हुआ अनुमान प्रमाण। एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल लिख के रखें जिससे आप लोग को ईज़िली समझ में आ जाए, तो कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। अनुमान प्रमाण। अब तीसरा है आगम, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण। आगम इज द वर्ड ऑफ एन एक्सपर्ट फ्रॉम द, आगम मतलब आगम प्रमाण का और एक और नाम होता है शब्द प्रमाण। बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द नाम से भी पूछते हैं कई बार क्वेश्चंस। आगम प्रमाण, आगम और शब्द प्रमाण। शब्द मतलब किसी की बात पे, किसी की बोली हुई बात पे भरोसा करना। अब समझ लीजिए कि घर में बहुत ओल्ड एज, कोई 90 95 100 ईयर के आपके ग्रैंड फादर या कोई भी है घर में, ठीक है? अब उनको एकदम से उनकी हार्ट बीट्स रुक गए, तो आप खुद बोल सकते हैं क्या उनको कुछ हुआ? माना कि आपको एक थोड़ा डर होगा मन में कि इनको कुछ हुआ है, लेकिन जब तक आप किसी मेडिकल डॉक्टर को, जब तक एमबीबीएस डॉक्टर को बुलाओगे नहीं, और जब तक वो सर्टिफाइड नहीं करते कि नहीं इनकी हार्ट बीट रुक गई, इनको डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया तो आप दूसरे डॉक्टर को बुलाओगे क्या? या किसी और ऐसी नॉर्मल रास्ता चलते पर्सन को बुला के पूछोगे कि इनको बताइए तो क्या हुआ है? जब डॉक्टर ने बता दिया तो क्यों? क्योंकि वो सर्टिफाइड पर्सन था, वो ऑथोराइज पर्सन था उस बात को बताने के लिए। हम किसी मैकेनिक को बुला के नहीं पूछेंगे इनको क्या हुआ है, हम डॉक्टर को बुला के पूछेंगे, क्योंकि वो उस फील्ड का मास्टर है, वो उस चीज़ के लिए ऑथोराइज्ड है। तो ऐसे किसी पर्सन की बात पे विश्वास करना जो उस चीज़ के लिए ऑथोराइज है, दैट इज शब्द प्रमाण। ठीक है? अभी जैसे आप फिलोसफीज़ पे किसी एक पे बिलीव कर लोगे, आप भी कहीं न कहीं वेदों को मानते होगे, बोलते होगे ना नहीं वेदा तो है, चाहे आपने देखे नहीं आँखों से, वेद मानते हो, ईश्वर मानते हो। क्यों? ईश्वर किसने बोला? आपको अपनी मदर ने, फादर ने बोला होगा, जिन पे आप भरोसा करते हो, उन पर्सन ने बोला ना, इसलिए आप मानते हो। मतलब किसी ऑथोराइज़्ड पर्सन की बात पे भरोसा करना और उस पे आगे उसको फॉलो करना, दैट इज़ शब्द प्रमाण। इसमें इस एग्ज़ाम्पल को भी हम ले सकते हैं। ठीक है? तो ये शब्द प्रमाण हुआ। मतलब किसी सर्टिफाइड, अब मोदी जी ने बोला कल से नोट बंद, तो मान लिया। अब आपकी कोई फ्रेंड बोल देगी कल से 2000 का नोट बंद, तो आप मानोगे क्या? क्योंकि वो पर्सन ऑथोराइज्ड है, आपको पता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड तो नहीं कर सकती, उसने बोला तो आप 4 लोगों से पता करोगे, रुक पता लगाती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ऐसे ऑथोराइज्ड पर्सन पे विश्वास करना, उसकी बात को मानना, दैट इज शब्द प्रमाण। अब एक और प्रमाण है उपमान प्रमाण। 4 टाइप के प्रमाण हैं। इन पे डिटेल में हम एक अच्छा नोट बनाएँगे, आंसर बनाएँगे, जिससे कि आपका वो एक टॉपिक कवर हो जाए। क्योंकि इस पे भी आंसर क्वेश्चंस आएँगे, अच्छे बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस पे। उपमान प्रमाण। सोनू जी हैंड रेज़ कर दीजिए अगर आप सुन रहे हैं। राजकुमार जी, मेघा जी, पवन जी, तुषार जी। ओके, ठीक है। नोट्स बना रहा है, रनिंग नोट्स रेडी कर रहे हैं ना थोड़ा-थोड़ा? हाँ, आप लोग को बहुत काम आने वाला है। एग्ज़ाम टाइम पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम टाइम पे सब बिज़ी होते हैं अपनी-अपनी तैयारी में, किसी को कुछ बोला भी नहीं जा सकता कि भाई हमको नोट्स भेजो, क्योंकि बोलेंगे आप भी तो क्लास में थे, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण, बस इसको ले लेते हैं, तब तक 8 बज जाएँगे। उपमान जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, उपमा, वो वाला उपमा नहीं जो हम खाते हैं, वो वाला उपमा नहीं। उपमा मतलब किसी का किसी के साथ कंपैरिज़न, जिसमें किसी की उपमा देना, किसी को क्या बोलते हैं, किसी का एग्जाम्पल देके कोई बात समझाना, ऐसे। तो उपमान इज द संस्कृत वर्ड दैट मीन्स कंपैरिजन, कंपैरिजन करके जब समझते हैं हम किसी चीज को। इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज। ये सारी चीजें चल रही हैं, करेक्ट नॉलेज कैसे मिलता है, मतलब प्रमाण के बारे में। उपमान is the association of something previously unknown by virtue of the similarity to something that is known. जैसे कि for example, someone who has never seen a wild ox is told that it resembles to a cow. जैसे आप जंगल में गए, आपने वहाँ पे जंगली भैंसा जैसा कुछ देखा, लेकिन आप जंगल तो डेली नहीं जाते हो, वहाँ पे आपने वो चीज़ पहली बार ही देखी, लेकिन आपने उससे मिलता जुलता काऊ को देखा था, है ना?
तो आप बोलोगे ये उसी की जाति का कोई तो भी एनिमल है। मतलब आपने उपमा किसके लिए, आपने कंपेयर किससे किया, गाय से, जो आप रेगुलरली देखते हो। तो ऐसा प्रमाण, मतलब किसी एक चीज को देख के उससे मिलती जुलती चीज के बारे में, दूसरी चीज के बारे में अंदाजा लगा लेना, उसको मान लेना कि ये उसी इसका कुछ होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रमाण को बोलते हैं उपमान प्रमाण। व्हेन द पर्सन सीज द वाइल्ड ऑक्स, हाँ ये मैंने बता दिया। तो एक चीज को देख के उससे मिलती जुलती दूसरी चीज के बारे में कोई अंदाजा लगाना और उसको मान लेना। क्योंकि देखो, जब जिसने पहली बार वाइल्ड ऑक्स देखा होगा, उसने भी तो पहली बार ही देखा ना, लेकिन उसने कंपेयर किसके साथ में किया, गाय के साथ, जिसको हम रेगुलरली देखते हैं सुबह शाम उठते बैठते, कि हाँ ये उसी की जाति का दूसरा कोई एनिमल है। तो ये है इस टाइप का प्रमाण उपमान प्रमाण है। ये चार टाइप के जो प्रमाण है ना, ये सारी फिलोसफीज मानती हैं, इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सारी फिलोसफीज चारों को नहीं मानती। कोई फिलोसफी तीन को मानती है, कोई फिलोसफी चार को मानती है, कोई दो को, कोई, लेकिन जो हमारा एक फिलोसफी सबसे अलग ही बात करते हैं, अलग ही बिरादरी के लोग हैं, चारवाक वाले। वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। वो बोलते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं, हम किसी की बात पे क्यों भरोसा करें, शब्द प्रमाण पे भी नहीं करेंगे, हम उपमान पे भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रत्यक्ष, मतलब हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उस पर करेंगे। लेकिन हम क्या ऐसे बोल सकते हैं जो हम आंखों से देखते हैं वो सच होता है? नहीं होता। हमको जादूगर लोग ट्रिक दिखाते हैं तो हमको तो पता ही नहीं चलता कि ये जो दिखा रहा है, हमको पता है वो जादू कर रहा है, कुछ तो इसमें ट्रिक यूज हुई है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते उसको। दैट मीन्स अपनी प्रत्यक्ष चीज पे भी हम पूरी तरीके से, उसने दो का चार कर दिया तो क्या सचमुच चार है? नहीं है, कुछ ट्रिक है उसके पीछे, है ना। तो ऐसे होता है, ये प्रमाण है। चार्वाक फिलोसफी वाले किसी चीज को नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं बस केवल जो दिख रहा है वो सही है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई शब्द प्रमाण नहीं, कोई उपमान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दूसरे प्रमाण नहीं। जी। हाँ। यस। हाँ, 3 ही बताए मैंने, चारों आपको इसलिए, सॉरी, हाँ, इसमें 3 ही है, बट मैंने आपको चारों, चौथा वाला जो है ना, वो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि चारों का आपको नॉलेज रहे। वहाँ जो 3 है ना, उनको 3 को कोट कर देना कि वो जो संस्कृत में जो श्लोक है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 माने गए। इसलिए मैंने बताया कि फिलॉसफीज़ में टोटल प्रमाण 4 हैं, ठीक है? इनमें से कोई फिलॉसफी 3 को मानती है। 1 सेकंड, हेलो, रुको 2 मिनट में कर रही हूँ, क्लास खत्म हो रही है। ठीक, हाँ। तो हमारी फिलोसफीज में चारों प्रमाण हैं, लेकिन उनमें से हर फिलोसफी अलग अलग प्रमाणों को मानेगी, ठीक है। तो मैम ने वो टॉपिक निकाल दिया, मैं वही बताने वाली थी कि योग फिलोसफी में इन तीनों को माना गया। हम कौन सी फिलोसफी कितने को मानती है इसमें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हुए प्रमाण। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब हम चित्त वृत्तियों पे ही चल रहे हैं। प्रमाण विपर्य पे आएंगे अभी, ठीक है। चौथे वाले को आप ब्रैकेट करके रखिए कि ये प्रमाण है, बस हमारी जो योग फिलोसफी है वो 3 को मानती है। सेकंड टॉपिक डाल के रख दीजिए प्रमाण के बाद विपर्य वाला। विपर्य पे हम कल स्टार्ट करेंगे, कल का क्लास सेम टाइम होगा, 7 to 8। सब लोग प्रेजेंट रहिए, सारा इम्पोर्टेंट है और सारा आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका वाइवा भी है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे सिलेबस में वाइवा है या नहीं। तो इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं वाइवा में। तो अगर हमने समझा हुआ होता ना, तो हम बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए सब बता देते हैं, लिख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। और ये सब क्या है, लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग को हर चीज़ को एकेडमिकली लेके चलना चाहिए कि बस हमको पास होना है। ये हमारे लिए, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को थोड़ा हायर लेवल पे ले जाने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में, है ना। अभी किसी को कुछ पूछना हो बोलना। कल सोनू जी आपको कुछ पूछना था, क्वेश्चन? जी। अहंकार, ओके। हम्म। तो अहंकार, अच्छा, उसमें जो मैंने बताया वहीं से आपको क्वेश्चन आया होगा कि मीन्स वो क्या है अहंकार। तो जैसे कि बताया, चित्त को 3 फॉर्म बताया उन्होंने, 3 फॉर्म में चित्त में काम होता है। मनस, बुद्धि, अहंकार। मनस मतलब स्टार्टिंग के 2 फेज जो है वो है मनस, जिसमें विचार आते हैं, माइंड में जो विचार आने का जो जगह है वो है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मन में जो विचार आते हैं वो हुआ मनस। दूसरा जो उन विचारों के अकॉर्डिंग डिसीजन देगी वो हो गई बुद्धि। अब जो तीसरा वाला है वो है अहंकार, मतलब जो हम रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्ट करना। अहंकार वर्ड का मीनिंग होता है मैं। अहंकार मतलब स्वयं से जुड़ा हुआ। रिएक्ट कौन करता है? बुद्धि ने। बुद्धि ने डिसीजन दिया, उसके रिएक्ट अकॉर्डिंग रिएक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। हम मतलब मेरा,
मैं, और ईगो जिसको बोलते हैं, ईगो वर्ड का नेगेटिव मीनिंग नहीं निकलता यहाँ पे। ईगो मतलब हम बोलते हैं उसको बहुत ईगो है, उसने किससे बात नहीं की, वो ईगो नहीं है यहाँ पे। ईगो वर्ड का मीनिंग होता है अपना आप, स्वयं, मतलब ये मेरी बॉडी है, ये मैं हूँ, ये हुआ अहंकार। अहम, अहम का भाव, दैट इज अहंकार। तो उसका हम नेगेटिव वर्ड, नेगेटिवली मीनिंग नहीं ले सकते अहंकार वर्ड का। उसको धीरे धीरे नेगेटिव बना दिया गया कि वो ईगो है, तो एटीट्यूड, एटीट्यूड अलग चीज हो गई, ईगो अलग हो गया। ईगो का वर्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है स्वयं का भाव। अहंकार है हमारी रिएक्टिंग फैकल्टी, जो कि बुद्धि जो डिसीजन देती है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करती है। क्या रिएक्ट करोगे वो आपका अहंकार तय करेगा, कहने का मतलब है। इसलिए उसको निगेटिव मीनिंग लेने लग गया उसका। आप जो रिएक्ट करते हो ना वो अहंकार तय नहीं करता, अहंकार रिएक्ट करता है, बुद्धि तय करती है। ठीक है, चलिए 58 हो गया। हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम, सब लोग आ जाइए 7 to 8, और फिर आगे के इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स उनको कवर अप करेंगे और डिस्कस करेंगे इस पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने जाएंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, बुक्स आज मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है मैम। एक सेकंड, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। क्या हो रहा है पता नहीं, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है पता नहीं। हम्म।